तो ये दोबारा से किसमें चेंज हो जाते हैं, 2n में। ठीक है, ये दोबारा से किसमें चेंज हो जाएंगे, आपके 2n में चेंज हो जाएंगे। अब और हमारी म्योसिस ज्यादातर हमने कहां पे देखी है, जर्म सेल्स। यहां तक पता चल गया? यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सारा बताती हूँ, असली पार्ट है वो तुमको चेक पॉइंट्स में पता चल जाएगा। मियोसिस में मेनली क्या आएगी आपका, प्रोफेल्स। इसमें क्या होता है आपकी प्रोफेल्स जो है, पैकिटीन, जाइगोटीन, सॉरी पैकिटीन लिख रही हूं मैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। उसके बाद है आपके डाइकाइनेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक। यहीं पे थोड़ा थोड़ा देख लो। मेनली लेप्टोटीन में क्या होते हैं आपके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से क्या है आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बनाएंगे आपके, सपोज ये आपके क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए लेप्टोटीन बोलते हैं, इसका मतलब होता है थ्रेड। बाद में जाइगोटीन में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो लाइन अप हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। इनके बीच में क्या बन जाती है, इस तरीके की लेडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, ये सारे अब कैसे क्रोमोसोम है आपके, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो चुके हैं। और इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स है लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, साइनॉप्सिस, साइनैप्सिस मेनली। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं, वाइवेलेंट, वाइवेलेंट्स बोलते हैं। 1 2 3 4 क्रोमैटिड कितनी है, 4 है, तो 4 को इकट्ठे मिलके क्या बोल देंगे हम, टेट्राड्स। इतना समझ आ गया? ये जस्ट देखो, तुम्हारे को एक ब्रश अप कर रही हूं मैं, बाकी क्वेश्चन कहां से आते हैं वो मैं आपको सेल की चेक पॉइंट से बता दूंगी। ठीक है, जाइगोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो गए और इनके बीच में क्या बन गया आपका, लेटर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से 1 और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को इकट्ठे क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट, और में 4 क्रोमैटिड्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, 4 क्रोमैटिड्स को क्या बोल देते हैं, टेट्राड्स। अब पैकिटीन में क्या होता है, सबको पता है, पैकिटीन स्टेज में क्या होती है आपकी, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, पैकेटिंग स्टेज में क्या होती है आपकी, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो उस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है मेनली आपका, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में पार्ट क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, और उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फॉर्मेशन। मेनली यहाँ पे क्या होगा आपका, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन होगा, और उसको क्या टर्म देते हैं आपकी, क्रॉसिंग ओवर। देख लीजिए जैसे मेरा बोलने का मतलब क्या है, इस तरीके से 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कंबाइन होंगे, और यहाँ पे क्या है, जिस पॉइंट पे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कियास्मेटा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कियास्मेटा। यहाँ पे क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इनका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है आपकी, पैकिटीन में होती है। ठीक है, अब क्या है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो चुका है। डिप्लोटीन में क्या होंगे, एक्सचेंज होने के बाद ये क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे। साथ में किसकी सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, आरएनए की और प्रोटीन्स की। साथ में किसकी, आरएनए और प्रोटीन्स जो आपकी चाहिए है, मेनली आपके आरएनए में आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपने सुना होगा लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, सुना है कभी ये,
हमें एक बार ये डिप्लोटीन दोबारा से बताना। डिप्लोटीन में क्या है, आपकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब डिप्लोटीन में ये क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, इनका एक्सचेंज सेगमेंट अभी क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। साथ में आपके आरएनए भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, मिली आपकी ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक क्रोमोसोम तुमने सुना होगा लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम, इस तरीके से होता है ब्रश लाइक। ठीक है, मतलब आपके एक ही डीएनए के सेगमेंट की क्या हो रही है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो वो आपको कैसा दिखता है, आरएनए आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। ये आपको कौन सी स्टेज में बनते हैं, डिप्लोटीन में। ठीक है, लास्ट कौन सी फेज आ गई आपकी, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या है, आपका स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, आपका कियासमेटा जो ये है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर होगी ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये जस्ट आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। अब आगे क्या है, दोबारा से मेटाफेज में क्या हो जाएगा, एक बार डाइकाइनेसिस बताना फिर से। डाइकाइनेसिस में मेनली क्या होगा, डाइकाइनेसिस किसका पार्ट है, प्रोफाज का पार्ट है। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम ने अपना मटेरियल एक्सचेंज करके वो पूरे सेपरेट हो चुके हैं, आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो भी कंटिन्यूस चल रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा किसमें होगा, आपका डाइकाइनेसिस में। ठीक है, और साथ में क्रोमोसोम भी कंडेंस हो जाएंगे। आपका मेटाफेज एक ऐसी फेज होती है जिसमें आपको क्रोमोसोम सबसे अच्छे क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आपका सब कुछ बन गया है प्रोफाज में। अब आपके दोबारा से ये क्या है, स्पिंडल के ऊपर क्या आ जाएंगे, आपके इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो कहां पे आ जाएंगे, आपके इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। और एनाफेज में वन में क्या है, वो कैसे सेग्रीगेट होंगे, ये देखिए, एक पूरा का पूरा एक साइड, एक पूरा का पूरा दूसरी साइड। अब तुमको डिफरेंस पता चला, बोलो। यस मैम। ठीक है, एक मैम ये पूरा, नहीं समझ आया। हाँ जी देखो, आपने जब एनाफेज जो आपने माइटोसिस देखी थी, वहां पे क्या अलग हो रही थी, आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रही थी। ठीक है, वहां पे क्या अलग हो रही थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे क्या अलग हुए, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ये क्या आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है जो आपके कहाँ पे पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई है और आपके क्या बने, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम एक साइड चला गया और दूसरा क्रोमोसोम क्या दूसरी साइड चला गया। तो यहाँ पे क्या अलग हुए हैं आपके क्रोमोसोम, यहाँ पे आपकी क्या अलग हुई थी, क्रोमेटिड्स अलग हुई थी। मैम जो मियोसिस 2 होता है उसमें हाँ सिस्टर जी, क्रोमैटिड्स अलग, जो मियोसिस 2 होता है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे ना, वो यस, तो। मियोसिस 2 बिल्कुल सेम होती है आपकी, मियोसिस 2 बिल्कुल सेम होती है आपकी किसके जैसे, माइटोसिस के जैसे। ये बात सभी को पता है? यस मैम, ये पता है। ठीक है, तो एनाफेज 1 में आपके क्या अलग हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं, माइटोसिस में आपकी क्या अलग हुई थी, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुई थी। डिफरेंस पता चला दोनों का? यस मैम। बाकी बच्चे, इसके अलावा बाकी बच्चे, यस मैम। ठीक है, तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से ये आपके मेन डिफरेंस है। बाद में ये क्या हो Yes, जाएंगे ma'am. आपके, ये बाद में आपका पूरा का पूरा टीलोफेज में ये एक जगह चला जाएगा और ये आपका दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी मियोसिस 2 होती है, वो जैसे जैसे आपकी माइटोसिस हो रही थी वैसे ही वैसे क्या होगी, आपकी मियोसिस 2 होगी। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था आपका कि सेल साइकिल होती कैसे है। ठीक है, यहाँ पे आज दिन तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो जस्ट किससे रिलेशन में आए हैं, एनाफेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, बाकी जो है वो +1 +2 के लेवल की बात है। आपसे +1 +2 में पूछा जाता था कि प्रोफाइल्स में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, सेल प्लेट कैसे बनती है, ये कैसा होता है, पर इस पेपर में आपसे नहीं पूछा जाता।
इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो किसमें पूछा जाएगा, आपसे चेक पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे जितनी बार भी क्वेश्चन आए वो किसके ऊपर आए, आपके एनाफेज के ऊपर आए, क्योंकि मेनली जो सेग्रीगेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एनाफेज में हो रही है। ठीक है, तो माइटोसिस के केस में आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स चेंज हो रही है, मियोसिस 1 के केस में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोहेसिन का कोई ऐसा लेना देना नहीं है एनाफेज 1 में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर कोहेसिन आपकी अलग नहीं होती है। ठीक है, पर आपकी बाकियों में क्या है, क्रोमैटिड अलग हो रहे हैं, तो वहां पे मेन रोल किसका है, कोहेसिन प्रोटीन का रोल है। मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ये सारी चीज समझ आ गई आपको? यस मैम। मैम जो मियोसिस 1 है उसमें तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे ना? हाँ जी, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। दूसरी वाले में जाके आपका क्या है, अब जो मेन पॉइंट है वो हम देखेंगे, सेल रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है, मेनली आपकी सेल की रेगुलेशन कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, सेल साइकिल की रेगुलेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, साइक्लिन प्रोटीन्स, और किसकी जरूरत होती है, सीडीके। सुने हैं कभी ये? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में भी था। ओके, हम अब बात कर रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेशन की। ठीक है, मेनली इस तरीके से देखो, हमने बोला एक कौन सी फेज होती है मेरी, G1 फेज, आगे कौन सी फेज होती है मेरी, S फेज, उससे आगे मेरी कौन सी फेज होती है, G2 फेज, और उससे आगे मेरी कौन सी फेज होती है, M फेज। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरी सेल साइकिल की रेगुलेशन किसकी किसकी वजह से होती है, दो आपके प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं आपके साइक्लिन और एक होती है आपके सीडीकेस। एक क्या होते हैं आपके साइक्लिन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं आपके सीडीकेस होते हैं। ठीक है, G1 फेज में आपके कौन से साइक्लिन काम करते हैं, साइक्लिन डी और सीडीके 4 एंड 6। ठीक है, G1 फेज में आपके कौन से साइक्लिन काम करते हैं, साइक्लिन डी और सीडीके 4 एंड 6। ठीक है, दूसरी फेज जैसे G1 और S फेज के बीच में, G1 से उसको कौन सी फेज में जाना है, S फेज में जाना है, तो एक और होता है आपका साइक्लिन E और सीडीके 2। कौन सी होती है आपकी, साइक्लिन E, और दूसरा कौन सा होता है आपका, सीडीके 2। ये यहां तक पता चला? यस मैम। ठीक है, उसके बाद कौन सी फेज आपकी है, आपकी S फेज, G2 फेज, और आपकी कौन सी है, M फेज। S फेज में आपके कौन काम करते हैं, 2A। साइक्लिन A, और साथ में आपको क्या होता है, सीडीके 2। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके एम फेज में कौन सा चेक पॉइंट होते हैं आपके, साइक्लिन बी और सीडीके 1। अब मैं आपको बताती हूँ सीडीके वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो तुम ये देखो कि आपके G1 फेज में कौन से साइक्लिन है, साइक्लिन डी और सीडीके 4 और 6। G1 से S फेज में जा रहे तो आपका कौन से चेक पॉइंट है, साइक्लिन E और सीडीके 2। S फेज में कौन से है, साइक्लिन A और सीडीके 2, और आपके M फेज में कौन सा है, साइक्लिन B और सीडीके 1। यहां तक नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मिटा दू ना इसको। यस मैम। यस मैम।
सपोज क्या हुआ है, मेरा डीएनए क्या है, डैमेज हो चुका है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, मेरा डीएनए डैमेज हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मुझे क्या करना है, मेरे चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, जब तक मेरा डीएनए ठीक नहीं हुआ होगा या मेरा सेल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं किया है, वो उसको सेल डिवीजन में नहीं डालना चाहते। तो ये काम कौन करते हैं, ये किसका काम होता है, हमारे चेक पॉइंट्स का काम होता है कि वो चेक करते रहे कि डिवीजन ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो मेनली काम करते हैं वो कौन सा होता है, आपके साइक्लिन और सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट सीडीकेस काइनेसेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, ठीक है, ये आपका साइक्लिन और ये क्या आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। मेनली आपके साइक्लिन क्या होते हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं, और सीडीके क्या होते हैं आपके कैटालिटिक सब यूनिट्स। ये कैसे एक्ट करते हैं, एज अ प्रोटीन काइनेज, काइनेजेस है तो इनका काम क्या होता है, ये क्या कर सकते हैं आपके फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इनका काम क्या है, मेनली रेगुलेशन करना। रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन कैसी होती है, आपकी जो साइक्लिन्स होती है वो आपकी जो साइक्लिन्स है वो क्या करती रहती है, बार बार सिंथेसाइज होती है और क्या होती है, डिग्रेड होती रहती है, ठीक है, इन ईच सेल डिवीजन, ठीक है। साइक्लिन आपकी बार बार क्या करती है, सिंथेसाइज होती है और डिग्रेड भी, सिंथेसाइज भी होंगी, डिग्रेड भी होंगी, हर सेल साइकिल, हर सेल डिवीजन में, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रोटीन काइनेसिस, इनका काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करना, ठीक है, इनका काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करना और क्या करना, एक्टिवेट और इनएक्टिवेट टारगेट प्रोटीन, ठीक है। इनका काम क्या है, ये फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं और ये मेनली क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन भी होगी इनकी, और ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, साइक्लिन क्या आपके रेगुलेटरी सब यूनिट है, ये क्या मेरी आपकी साइक्लिन की रेगुलेशन कैसे होती है, साइक्लिन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये डिग्रेड हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि साइक्लिन कैसे काम करेंगे। सीडीके क्या आपके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस है, मेनली क्या आपका कैटालिटिक सब यूनिट है, और ये कैसे होते हैं आपके प्रोटीन काइनेसेस होते हैं, और इनकी रेगुलेशन कैसी होती है, इनकी रेगुलेशन कैसे होती है, ये सीडीके बार बार क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट भी हो सकते हैं और डीफॉस्फोराइलेट भी होते हैं। सीडीके आपके फॉस्फोराइलेट भी हो सकते हैं, डीफॉस्फोराइलेट भी हो सकते हैं, जिसके हिसाब से क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन होगी या फिर क्या होगी, इनएक्टिवेशन होगी टारगेट प्रोटीन की। इतना क्लियर हो गया। और साइक्लिन हमेशा किसके साथ बाइंड करते हैं, सीडीके के साथ। साइक्लिन हमेशा किसके साथ बाइंड करते हैं, सीडीके के साथ, और उनकी क्या होती है फिर रेगुलेशन होती है। ये दिखा जाता है कि सीडीके अब फॉस्फोराइलेट करने हैं या फिर उनकी क्या करनी है, डीफॉस्फोराइलेशन करनी है। इतना पता चल गया सभी बच्चों को, इतना क्लियर हो गया है। यस मैम। सीडीके की फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो साइक्लिन के बाइंड करने के बाद होती है। यस, आप देखो मेनली प्रोटीन काइनेज, ये आपके सीडीके खुद क्या है, प्रोटीन काइनेजेस है, ये किसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, टारगेट प्रोटीन को। इनका खुद का काम क्या है, काइनेजेस है, इनका काम क्या है, किसको फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर सीडीके की एक्टिविटी को हमने रेगुलेट करना है तो साइक्लिन क्या करवा देंगे, साइक्लिन क्या कर सकते हैं, उसकी रेगुलेशन कर सकते हैं कि इधर सीडीके फॉस्फोराइलेट करेंगे या फिर क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेट करेंगे। इतना समझ आया है? यस मैम। ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं उसकी एक्टिविटी को। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मेरा सेल जो है वो डिवीजन की तरफ, मेरा आपकी सेल की क्या है, डिवीजन होने लगी है। मेरा सेल क्या है, ऑन प्रोसेस है किसके, डिवाइड होने की, ठीक है। अब क्या है, जैसा मेरा सेल जो है वो डिवाइड होने के प्रोसेस में है, सबसे पहले
वो कौन सी फेज में जाएगा? G1 फेज से कहाँ मूव करना चाहता है? S फेज में। वो कहाँ पे मूव करना चाहता है? G1 से कौन सी फेज में मूव करना चाहता है? S फेज में। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे G1 फेज में पहला चेक पॉइंट कौन था? जल्दी जल्दी मुझे साथ में बताते रहो। CDK4 6 साइक्लिन D। साइक्लिन डी और CDK 4 एंड 4 6 6। ठीक है, अब मेरा सेल डिवाइड होने लगा तो सबसे पहले मेरा चेक कौन करेगा? साइक्लिन डी चेक करेगा, साथ में उसकी कौन चेक करेगा? CDK 4 और 6। वो चेक करेंगे कि सेल को आगे G1 से S फेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है आपका, अगर मेरी नॉर्मल कंडीशंस है, मेरा सेल क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या होता है, सपोज ये मेरा सेल है, ये डिवाइड होना चाहता है और ये बिल्कुल सही है, तो होगा क्या आपका? बाहर से क्या आएंगे आपके? मेनली साइक्लिन डी आया। ठीक है, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? साइक्लिन डी किसके साथ लग जाएगा आपका? CDK 4 और 6 के साथ। साइक्लिन डी किसके साथ बाइंड कर जाएगा? CDK 4 और 6 के साथ, और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, किसको फॉस्फोरिलेशन करानी है, टारगेट प्रोटीन की डिफॉस्फोरिलेशन करानी है या नहीं करानी है। ठीक है, मेरा नॉर्मल सेल कंडीशन है, मेरे साइक्लिन डी के साथ क्या लग चुका है? मेरा CDK 4 और 6 लग चुका है, और उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। उन्होंने क्या बना दिया आपका? साइक्लिन, हाँ जी, जो ये CDK और साइक्लिन डी ये प्रेजेंट वैसे कहाँ पे होंगे क्या बोल रहे हो? मैम? जो ये साइक्लिन डी हाँ, और CDK 4 ये प्रेजेंट वैसे कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके। ठीक है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स आपका बन चुका है। अब क्या होगा? जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये किसके ऊपर काम करता है आपका? मैंने आपको सुबह एक जीन बताई थी, RB जीन। ये क्या जीन होती है बच्चों? मुझे जल्दी से बताओ, RB जीन क्या जीन होती है? E2RF के साथ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, ये कैसी जीन होगी आपकी? ट्यूमर सुप्रेसर जीन। और RB जीन मेनली क्या करती है? अगर वो खराब होगी, अगर उसके दोनों ही कॉपीज खराब होती है, तो वो क्या कर सकती है? रेटिना में क्या कर सकती है? ट्यूमर कॉज कर सकती है। ब्लास्टोमा। ठीक है, अगर उसके दोनों ही कॉपीज खराब है, क्योंकि ट्यूमर सुप्रेसर जीन की अगर दोनों कॉपीज खराब है तब वो इफेक्ट देते हैं, तो इसकी क्या, ये क्या कॉज करती है? रेटिना में ट्यूमर कॉज कर सकती है, अगर उसमें क्या आ चुकी है? म्यूटेशन आ चुकी है। ठीक है, RB जीन यहाँ पे क्या किसमें हेल्प कर रही है? हमारे चेक पॉइंट्स में क्या काम कर रही है? जैसे ही मेरा साइक्लिन डी और CDK कॉम्प्लेक्स बना, मेरी RB जीन किसके साथ बाइंड होके आई है? एक मेरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं E2F। ठीक है, मेरी RB जीन, मेरी रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है, वो किसके साथ लग के आई है? मेरी E2F के साथ लग के आई है। E2F क्या है? मेरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो मेरा क्या है? एक पर्टिकुलर उस DNA के ऊपर बाइंड करेगा जिसका मुझे क्या चाहिए होता है? फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, E2F मेरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो DNA के ऊपर बाइंड करके कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसलेशन कराएगा, एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, तो मेरे RB किसके साथ जुड़ के आया है? मेरे E2F क्या है? मेरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसके साथ। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेरे टारगेट DNA के ऊपर जाके लगता है, और वहां पे क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है? वो क्या करवाते हैं आपके? ट्रांसक्रिप्शन। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये मेरा RB है, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब मेरे साइक्लिन डी और CDK कॉम्प्लेक्स आके लग चुका है, और मेरे CDK के पास क्या है? किसकी एक्टिविटी है? फॉस्फोरिलेशन करने की एक्टिविटी है। वो किसको फॉस्फोरिलेट कर देंगे? RB को। वो किसको फॉस्फोरिलेट कर देंगे? आपके RB को। जैसे आपका RB की फॉस्फोरिलेशन होगी, आपका RB किसको रिलीज कर देगा? E2F को। वो किसको रिलीज कर देगा? आपको E2F को। जैसे ही आपका क्या है? E2F रिलीज हो गया, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा, वो ऐसे प्रोडक्ट बनवाएगा जिससे एंट्री मिल जाएगी किसमें? S फेज में। जिससे किसमें एंट्री मिल जाएगी आपको? G1 से कौन से फेज में एंट्री हो जाएगी आपकी? S फेज में। ठीक है, S फेज में कौन सा साइक्लिन काम करता है? मुझे जल्दी से बताओ। E साइक्लिन साइक्लिन E। ठीक है,
जब G1 से S में जा रहा तो साइक्लिन E और मेन S फेज में कौन काम करता है आपका? 2A। साइक्लिन A। इतना क्लियर हुआ है आपको? मैम जब उसने आरबी की फॉस्फोरेशन के बाद E2F रिलीज हो गया तो E2F ने प्रोडक्ट बनाया जो उसे एस फेज में ले जाएगा। तो हाँ, जो उसको 2E एस फेज में ले जाएगा तो मेनली वो किसको बनने में हेल्प कर रहा होगा? आपकी साइक्लिन ई। ओके ठीक है। ई को, जो आपको G1 से किस फेज में ले जाता है? एस फेज में। समझ आई? दोबारा से देखिए, मेनली आपका क्या है? नॉर्मल सेल मैम डिवीजन हो रही है, कुछ आपने डिफेक्ट पहले नहीं। ये नहीं बताया था, आपने पहले ये नहीं बताया था जो E2F है वो प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाएगा और वो हाँ, बोलो बोलो बोलो। फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और हमें जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी। यही हाँ बताया ना हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ। तो वो कौन सा सीक्वेंस है मैम जो फिर आप E2F आप अभी कह रहे हो ना E2F एस फेज में भी एंट्री करेगा? E2F एस फेज में क्यों एंटर करेगा? E2F है वो कौन से सीक्वेंस के ऊपर? आपको साइक्लिन E चाहिए है G1 से एस फेज में, तो वो उस डीएनए के ऊपर लग जाएगा यस जो मैम। क्या बनाता है? साइक्लिन E। ओके तुम ओके मैम। ट्रांसक्रिप्शन भूल रहे हो? नो मैम आ गया याद। हाँ जी। अब देखो बाकी बच्चे सुनो, नॉर्मल सेल डिवीजन चल रही है हमारी, ठीक है। साइक्लिन डी के साथ क्या अटैच हो रहा है? CDK4 और CDK6। क्या अटैच हो रहा है हमारा? CDK4 और CDK6। साइक्लिन डी ने किसके साथ अटैच हो गया? वो CDK कॉम्प्लेक्स के साथ। यहाँ पे आपकी आरबी की जीन है और साथ में किसकी जीन है? E2F। आरबी जीन की क्या हो चुकी है? आपकी फॉस्फोरिलेशन हो चुकी है, ठीक है। आरबी जीन आपकी क्या हो गया? फॉस्फोरिलेट हो गया। जैसे वो फॉस्फोरिलेट हुआ, आरबी जीन आपकी E2F से अलग हुई, E2F रिलीज हुआ और वो कहां पे जाके लगा? उस डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर लगा जहां से हमको क्या क्या बनेगा? हमारा साइक्लिन ई बनेगा और वो हमें साइक्लिन ई कहां पे पहुंचा देगा? G1 से एस फेज में। समझ आई ये चीज? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा सिग्नल चला गया था मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ठीक है, यहां से मैं आपको दोबारा से एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मेरा सेल जो है वो बिल्कुल सही है, जो अब डिवाइड होने वाला है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। पर मेरा चेक करना, तुम चेक तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या? मेरा साइक्लिन डी किसके साथ अटैच हो जाएगा? मेरा CDK4 और 6 के साथ, और इकट्ठे मिलके क्या बनाएगा? साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये किसके ऊपर काम करेगा? एक आपकी जीन होती है आरबी जीन, वो किसके साथ बाइंड करती है? आपकी E2F के साथ। E2F क्या है? आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो किसके ऊपर लगता है? टारगेट डीएनए सीक्वेंस के ऊपर। जो किसके ऊपर लगेगा? टारगेट डीएनए सीक्वेंस के ऊपर लगेगा। अब ये दोनों आपस में बाइंड है, जब तक वो आरबी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब तक आपकी उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है। तो मेनली तब तक ये E2F रिलीज नहीं होगा और वो डीएनए सीक्वेंस के ऊपर नहीं लग पाएगा। अब क्या होगा? मेरी CDK ने क्या कर दिया? मेरे आरबी जीन को क्या कर दिया है? फॉस्फोरिलेट कर दिया। जैसे मेरे आरबी जीन की फॉस्फोरिलेट हुई, उसको E2F को रिलीज करना पड़ा। उसमें ऐसे कंफर्मेशन चेंज आया कि वो E2F को पकड़ नहीं पा रही है। मेरी E2F क्या है? रिलीज हो चुकी है। जैसे मेरी E2F क्या है? रिलीज होगी, वो आगे किसके पास चली जाएगी? उस डीएनए के पास जो मेनली क्या बना रहे हैं? आपके एस साइक्लिन्स बना रहे हैं। एस साइक्लिन्स का काम क्या है? वो G1 से सेल को कौन सी फेज में लेके आएंगे? एस फेज में। और मेनली यहाँ पे एस साइक्लिन कौन सा है? आपका साइक्लिन ई। तो आपका सपोज ये वो डीएनए सीक्वेंस है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? E2F लग जाएगा। वो इस डीएनए की क्या करवाएंगे? ट्रांसक्रिप्शन, और फिर लास्ट में क्या होगी? ट्रांसलेशन, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मुझे? कौन सा प्रोटीन मिल जाएगा? साइक्लिन ई मिल जाएगा। और वो साइक्लिन ई मेरा क्या बना देगा? वो मुझे कहां ले जाएगा? G1 से एस फेज में। तो इस तरीके से मेरा सेल क्या है? मूव फॉरवर्ड कर गया G1 से एस फेज में। यहाँ पे क्लियर हो गए बच्चे? यस मैम। मैम अगर एस साइक्लिन बोलते हैं तो एस साइक्लिन हम 2A को नहीं, मतलब A को नहीं बोलेंगे? साइक्लिन यस, A को। आप मेरी बात सुनो ना। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? G1 से S में जा रहे हैं, तो वहां पे कौन सी, उस फेज में कौन सी होती है? साइक्लिन ई। अगर आपसे मेन पूछा जाए कि मेन एस साइक्लिन कौन सी है आपकी, तो वो कौन सी होगी? साइक्लिन ए।
ठीक है, G1 से S में कौन लेके जा रहा है, साइक्लिन E, और जो मेन काम करेगा S फेज में, जो मेन काम करेगा वो कौन सा होता है आपका, साइक्लिन A। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम वो रेटिनोब्लास्टोमा जीन वाला कंसेप्ट बता दो। ओके ठीक। अब देखो रेटिनोब्लास्टोमा वाला क्या है, ये वाला तो समझ आ गया ना, मेनली आपको आरबी की डिस्क्रिप्शन चाहिए यस ना। मैम, ठीक यस है, मैम, यस। आरबी जीन क्या होती है आपकी, रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ठीक है, ये क्या है आपकी, ट्यूमर सुप्रेसर जीन। हमने सुबह ही देखा था, मेरी आरबी जीन और P53 क्या है, मेरी ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स होती है। अगर इनकी दोनों ही कॉपीज में म्यूटेशन आ जाए तो वो क्या कर सकती है, ट्यूमर कॉज कर सकती है। और वो कहाँ पे ट्यूमर कॉज करती है, मेनली आपके रेटिना में। और एक और बात मैंने आपको सुबह बताई थी कि ट्यूमर सुप्रेसर की जीन में अगर एक अलील में डिफरेंस आ रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर दोनों ही कॉपीज क्या हो चुकी है, डिफेक्टेड हो चुकी है, तो वो रेटिना में क्या कॉज कर सकती है, ट्यूमर कॉज कर सकती है। ठीक है, यहां तक ठीक है। यस मैम। अब मिटा दो इसको, ये पक्का क्लियर हो गया ना, ये वाला पाथवे। यस मैम। ठीक है, G1 से S फेज में हमको साइक्लिन E लेके जाता है, और मेन S साइक्लिन कौन है आपका, साइक्लिन A। अब हम दूसरा रोल देखते हैं। दूसरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो जीन होती है वो है P53। ये क्या है आपकी, P53 है, इसको भी क्या बोलते हैं, ट्यूमर सुप्रेसर सप्रेसर जीन। जीन। ठीक है, ये भी क्या है आपकी, ट्यूमर सुप्रेसर जीन। ठीक है, अब मेनली क्या है ये, आपने वैसे इसका कुछ पार्ट आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखोगे आप। सपोज आपका डीएनए क्या है, डैमेज हो चुका है, आपका डीएनए क्या है, डैमेज हो चुका है। ठीक है, उसमें डबल ब्रेक्स आ चुके हैं। अब जब तक ये सही नहीं होगा, चेक पॉइंट्स इसको आगे जाने नहीं देंगे। और P53 की जीन भी कहाँ काम करती है, ये भी चेक पॉइंट है कहाँ पे, G1 फेज में। ये भी कहाँ पे चेक पॉइंट है आपका, G1 फेज में। अब क्या है, सपोज मेरे डीएनए में क्या आ चुका है, ब्रेक आ चुका है। जैसे मेरे डीएनए में ब्रेक आ चुका, मेरा डीएनए क्या है, डैमेज। अब P53 चेक करेगी तो डैमेज डीएनए, या तो उसको रिपेयर करो, अगर तुमने इसको रिपेयर नहीं करना तो ये आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एटीएम और एटीआर। जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लासेस लगाई है उनको पता होगा एटीएम और एटीआर क्या है, क्या होता है ये। यस मैम। मैम डैमेज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एटीएम और एटीआर क्या करते हैं, आपके डीएनए डैमेज को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। मेनली इनके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, सेरेन काइनेसिस। ठीक है, सिग्नलिंग की एक्टिविटी होती है मेनली इनके पास। एटीएम का मतलब क्या, तुमने इम्यूनो में भी देखा होगा, अटैक्सिया, इसका नाम क्या है, अटैक्सिया टेलिंजिक्टेसिया म्यूटेटेड सेल्स। ठीक है, इतना पता चल गया। और एटीआर का क्या मतलब होता है, एटीएम और आर होता है प्लस रैड3 प्रोटीन। इनका काम क्या है, ये डीएनए डैमेज को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और सिग्नलिंग के थ्रू आगे मैसेज देते हैं कि इस डैमेज डीएनए को क्या करो, ठीक करो। यहां तक पता चल गया। बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है, ये आगे Yes, क्या ma'am. बनाएंगे आपके, CHK1 और CHK2 प्रोटीन्स। ये आगे क्या बनवाते हैं, CHK1 और CHK2 प्रोटीन्स बनाते हैं। इससे पहले देखिए MDM2 और साथ में यहाँ पे क्या है, P53 की जीन है। MDM2 और P53 की जीन आपस में साथ में लगी हुई है। ठीक है, जैसे ही ये CHK1 और CHK2 के मैम जो ये P53 है ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन ही है ना? यस, ओके। ठीक है। और एक ये कहाँ पे होती है, क्रोमोसोम 17 के ऊपर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर। ये आपका MDM2 है और इसके साथ क्या लगा है आपका P52। P53 इसके साथ क्या है, बाइंड किया हुआ है। ठीक है, MDM2 का काम क्या होता है, इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, MDM2 के पास जोमल एक्टिविटी। ठीक है, ये जो आपका MDM2 है इसके पास कौन सी होती है, प्रोटियोसोमल एक्टिविटी होती है। और ये क्या करता है, मेनली आपका डिग्रेड करता है P53 को।
जब आपकी कंडीशंस क्या होंगी, नॉर्मल होगी और आपको P53 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी क्या कर देगा, ये डिग्रेडेशन कर देगा। पर क्या है, यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि कंडीशंस खराब है भाई, मुझे तो ये P53 का काम चाहिए है, तो CH_K1 और CH_K2 क्या करेंगे, MD_M2 को अलग करना चाहेंगे, किससे, P53 के साथ से, ताकि MD_M2 किसके ऊपर काम ना कर सके, P53 के ऊपर काम ना करें। तो P53 की क्या करवा देंगे, ये फॉस्फोराइलेशन। जैसे P53 की इन्होंने फॉस्फोराइलेशन करा दी है, आपका MD_M2 क्या है, अलग हो जाएगा। ठीक है, आपका MD_M2 क्या है, अलग हो जाएगा। आपकी P53 की क्या हो चुकी है, फॉस्फोराइलेशन। अब क्या है, P53 की डिग्रेडेशन नहीं होगी और वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिव हो जाएगी। जैसे वो एक्टिवेट होगी, आगे वो किसको एक्टिवेट करेगी, प्रोटीन P21। वो किसको एक्टिवेट करेगी, प्रोटीन P21 को एक्टिवेट करेगी, उस जीन को एक्टिवेट करेगी, उससे क्या बनाएगी, प्रोटीन P21। और ये P21 कैसे एक्ट करता है, CKI। CKI का मतलब होता है ये इनहिबिटर है CDK टू। इनहिबिटर, CDK इनहिबिटर प्रोटीन। P21 अगर बन गया, P53 ने आगे किसकी ट्रांसलेशन करवाई, P21 जीन की, और आपका प्रोटीन P21 कैसे एक्ट करता है, CDK इनहिबिटर प्रोटीन है। अगर ये CDK इनहिबिटर प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, मैम ये 2E पे इनहिबिट कर देगा सेल को। बाइंड्स विद SCDK, ये SCDK के साथ बाइंड कर जाएगा और उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इनहिबिट। ठीक है, अगर आपका SCDK क्या हो गया, इनएक्टिव, तो आपके सेल कहाँ रेस्ट हो जाएंगे, G1 फेज में। और ये तब अरेस्ट रहेंगे जब तक कि आपका डैमेज DNA क्या है, उसका DNA रिपेयर पाथवे के थ्रू आपका डैमेज DNA क्या है, ठीक नहीं हो जाता, तब तक ये इसको क्या करके रखेंगे, अरेस्ट करके रखेंगे। दोबारा से सुन लीजिए, मेरा डैमेज DNA है, तो मेरा कौन आ गया, ATM और ATR, इनके पास क्या है, सिग्नलिंग का पाथवे होता है, सेरीन काइनेसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, डैमेज DNA को रिकॉग्नाइज करेंगे और आगे सिग्नल भेजेंगे कि इस डैमेज DNA को ठीक कर लो, नहीं तो हम सेल को डिवाइड नहीं करने देंगे। आगे वो क्या बनाएंगे, आपके CH_K1 और CH_K2 प्रोटीन्स बनवाएंगे, जिनका काम क्या है, P53 की फॉस्फोराइलेशन करवाना, ताकि वो किससे अलग हो जाए, MD_M2 से। क्योंकि MD_M2 क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में वो P53 की प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करवा देता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर यहाँ पे P53 की रिक्वायरमेंट है। जैसे P53 की फॉस्फोराइलेशन हुई, P21 जीन के उसने क्या कराई, आगे ट्रांसक्रिप्शन कराई, प्रोटीन P21 बनाया, जो कैसे एक्ट करता है, CDK इनहिबिटर प्रोटीन है। वो किसको इनएक्टिव कर देगा, SCDK को। और जैसे SCDK इनएक्टिव होंगे, अब आपका सेल G1 से S फेज में नहीं जा सकता, तो वो कहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, G1 में। क्लियर होगी सभी को ये बच्चों, यस मैम। ठीक है। मैम, दोनों E2F और RB और P53 दोनों क्लियर हो गए कि ये दोनों सेल साइकिल को कहाँ अरेस्ट कर सकते हैं, G1 में। G1 में। तो मैंने आपको सुबह बताया था कि पेपिलोमा वायरस क्या करता है, E6 और E7 प्रोटीन बनाता है, और वो क्या करता है, इनको टारगेट करके इनके फंक्शंस को क्या कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है। समझ आ गई बच्चे, बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है ना। मैम यस एक डाउट मैम। है, मैं एक चीज पूछनी है हाँ बोलो। मैम, जो ये P21 है, ये इनहिबिट G1 फेज वालों को कर रहा है या S फेज वालों को करेगा? मेनली किसको कर रहा है, P21 किसको कर रहा है, SCD का। G1 से S में जाने के लिए आपको क्या है, अब किसकी हेल्प की जरूरत है, SCD के। मेनली G1 से S, वो कौन है, साइक्लिनी। और P53 G1 फेज वाले को इनहिबिट कर रहा था। दोनों ही P53 भी और RB दोनों ही G1 फेज में सेल को अरेस्ट कर देते हैं। मतलब G1 फेज में अगर उनको दिक्कत आती तो वो आगे G1 से S फेज में नहीं जाने देंगे। दोनों का काम ही G1 फेज में है कि आगे मूव फॉरवर्ड ही नहीं करने देंगे वो G1 से S में, अगर उनको दिक्कत नजर आती है तो। पता चला, ओके मैम। ठीक है। यस मिटा दूं इसको। मैम। अब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स का आया था, वो मैं आपको ऐसे छोटा करके ही पूछ लेती हूँ। P53 की फॉस्फोराइलेशन क्या करती है और RB की फॉस्फोराइलेशन क्या करती है, इन दोनों जीन की फॉस्फोराइलेशन क्या करती है,
मैम पहले के केस में तो सेल अरेस्ट हो एमडी जाएगा, पहले केस में तो हाँ? सेल अरेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, इसके अलावा और कोई बच्चा? एमडी M2 रिलीज हो जाएगा हाँ जब जी। उसकी मैम फर्स्ट MDM2 रिलीज होगा और P53 जो है फिर वो प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगा, देन उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। और ऐसे ही आरबी वाले में भी सेम होगा, E2F फ्री हो जाएगा, फिर वो प्रोमोटर रीजन पे जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन देगा, देन वो मूव कर जाएगी G1 से S फेज पे। हाँ जी, तो मेनली P53 की फॉस्फोरिलेशन क्या करती है? अरेस्ट कर देती है सेल को, कहाँ पे? G1 फेज में। G1 फेज में। बट आरबी की क्या कर देती है? मूव फॉरवर्ड टू G1 S टू फेज। S फेज। S फेज। दोनों का क्या है? तरीका काम करने का क्या है? अलग अलग। एक की फॉस्फोरिलेशन अरेस्ट कर दे रही है और दूसरी की फॉस्फोरिलेशन क्या कर दे रही है? सेल को मूव फॉरवर्ड कर दे रही है। कौन से फेज में? G1 से S फेज में। यहां तक समझ आ गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आपके कुछ सीडी के इनहिबिटर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपके क्या सीडी के इनहिबिटर्स प्रोटीन्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं आपकी मेनली? एक तो आपने अभी पढ़ लिया, कौन सा वाला? जल्दी बोलो। CKI। हाँ, मेनली आपने क्या पढ़ा? P21। ठीक है। P21। हाँ, P21 क्या आपका सीडी के क्या है? वो सीडी के इनहिबिटर प्रोटीन ही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एक होते हैं आपके INK4 और एक होता है CIP और दूसरा उसके साथ है फैमिली। ये क्या होते हैं? आपके सीडी के इनहिबिटर प्रोटीन होते हैं। इनका काम क्या है? सीडीके को क्या करना? इनहिबिट करना। इनका काम क्या है? सीडीके को इनहिबिट करना। इसके फैमिली के मेंबर क्या है आपके? P21 पढ़ लिया एक आपने, P27, P57, ये इसके फैमिली के मेंबर्स हैं और ये क्या करते हैं? सीडीके की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं और सेल को कहां पे अरेस्ट कर लेते हैं? G1 फेज में। समझ आया ये कोई चीज? फुल इसकी कोई फुल फॉर्म है CIP और इनहिबिटर KIP? ऑफ इनहिबिटर ऑफ काइनेसिस 4। इनका काम क्या है? ये साइक्लिन डी के साथ किसको इंटरैक्ट नहीं करने देते? CDK4 या फिर 6 को। ठीक है, इनहिबिटर ऑफ काइनेसिस 4। इनका काम क्या है? साइक्लिन डी को किसके साथ इंटरैक्ट नहीं करने देंगे? CDK4 और 6 के साथ। तो आपका साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और वो आगे काम नहीं करेगा। यहाँ पे इस फैमिली के मेंबर कौन से? आपके P21, P27, P57, ये भी क्या करते हैं? सीडीके की एक्टिविटी को इनहिबिट करके G1 फेज में सेल को क्या कर देते हैं? अरेस्ट कर देंगे। मेनली किसको काम नहीं कर देंगे? एस साइक्लिन्स को काम नहीं करने देंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस मैम। मिटा दो उसको। यस मैम। जो ये आपने अब लिखा है S साइक्लिन इनहिबिट, हाँ। ये क्या बताना? एस साइक्लिन में तुमने क्या पढ़े? 2 साइक्लिन पढ़े हैं तुमने। एक G1 से S में जाना, साइक्लिन E, और एक साइक्लिन कौन से हैं आपके? A। साइक्लिन A। तो मेन ये दोनों ही एस साइक्लिन माने जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट। ठीक है। मोस्ट प्रेफरेंशियल अगर एस साइक्लिन की बात करें तो वो साइक्लिन ए होता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो सेल ने चेक कर लिया कि G1 से ठीक है, आगे तक जाने दिया। उसके आगे भी एक और होता है, आपने अगर तुमने पढ़ा होगा माइटोटिक साइक्लिन। माइटोटिक साइक्लिन में कौन सा साइक्लिन काम करता है आपका? साइक्लिन
बी, और किसके साथ काम करता है वो? CDK CDK 1 1 के साथ। साइक्लिन ई किसके साथ काम करता है? CDK 1 के साथ। अब इसकी रेगुलेशन क्या है, ये कैसे काम करते हैं? ठीक है, ये भी क्या है आपके चेक पॉइंट्स है, और ये भी कैसे काम करते हैं आपके, इस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए मैम, बेसिकली ये उस फेज में होते हैं ना, G2 फेज में। हाँ, मैंने तो अपने कौन से पेज में हाँ बोलो। हम इसे माइटोटिक साइक्लिन क्यों बोलते? जब हमने मेंशन किए थे साइक्लिन और CDK, तब हमने क्यों नहीं मेंशन किया साथ में G2 के साथ इनको? दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम, जैसे हमने सेल साइकिल ड्रॉ किया था ना, तो हमने हाँ साथ में लिखा था CDK 4 6 D 2 E हाँ सबके जी, साथ। तो G2 में बेसिकली होता है ना ये B और 1 ये साइक्लिन आपका G। माइटोटिक साइक्लिन आपका M फेज में है। मैम, बुक कूपर की बुक में ना ये B1 उसमें दे रखा है G2 में। तो ये आप देखो ना, जैसे ये देखो G2 के बाद क्या आता है आपका M, ठीक है, तो ये मेनली क्या है, इसको किसका मानेंगे आप? M का। माइटोटिक साइक्लिन भी आपका माइटोटिक, इसको स्पेशली नाम ही ये दिया गया है माइटोटिक साइक्लिन, क्योंकि G2 के बाद कौन सी फेज आएगी? M में फेज आएगी। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो माइटोटिक साइक्लिन में आपको कौन सा आता है? साइक्लिन बी, और एक इसके साथ काम करता है आपका CDK के साथ काम करता है, वो भी CDK कौन सा आता है? CDK 1। तो सपोज आपका क्या आ गया, माइटोटिक साइक्लिन आ गया, और इसके साथ मिलके कौन आ जाएगा आपका? CDK 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे आके अभी क्या है आपके? इनएक्टिव है। ये अभी क्या है आपकी? इनएक्टिव फॉर्म में है। ये जो आपका CDK 1 होता है, इसके 15th पोजीशन के ऊपर क्या होता है? टायरोसिन। वाई से क्या डिनोट करते हो तुम? टायरोसिन। टायरोसिन। हाँ जी, और इसकी 161 पोजीशन के ऊपर क्या होता है? थ्रियोनिन। ठीक है, ये जो आपका CDK 1 है, इसकी 15 पोजीशन के ऊपर क्या है? टायरोसिन अमाइनो एसिड है, और इसकी 161 पोजीशन के ऊपर क्या है? थ्रियोनिन है आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, अभी ये कैसे आपके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। फिर आपका एक प्रोटीन काइनेज आएगा, मेनली आपका WEE, सुना है कभी इसके बारे में? यस मैम। यस मैम। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। ये क्या करता है? ये जो आपका टायरोसिन है ना 15 पोजीशन पे, ये कैसा टायरोसिन होता है? इनहिबिटरी टायरोसिन रेसिड्यू। ये कैसा रेसिड्यू है आपका? इनहिबिटरी टायरोसिन रेसिड्यू। तो ये जो WEE है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ये किसको फॉस्फोरिलेट कर देगा आपका? ये किसको फॉस्फोरिलेट कर देगा? आपके टायरोसिन 15 को। मतलब इसने इनहिबिटरी टायरोसिन को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया है, मतलब इसने इनएक्टिव रख दिया है इसको। ठीक है, तो WE ने किसको फॉस्फोरिलेट कर दिया? आपके इनहिबिटरी टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोरिलेट कर दिया है। अब क्या हुआ, अगर तो आपका नेक्स्ट CDC25 प्रोटीन आएगा, ठीक है, अगर आपको CDC25 प्रोटीन आया तो वो क्या करता है? वो आपके इनहिबिटरी, ये फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन होता है, उसको क्या कर देता है? बाहर निकाल देगा। उस रेसिड्यू को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, और किसको फॉस्फोरिलेट कर देगा? मैम यहाँ से दोबारा बता दो। हाँ जी, एक सेकेंड। और किसको फॉस्फोरिलेट कर देगा? आपके थ्रियोनिन, जो आपके कौन सी पोजीशन पे है? 161 पे। दोबारा से सुन लीजिए, वी ने किसको किया है आपके फॉस्फोरिलेट? इनहिबिटरी टायरोसिन रेसिड्यू। अगर आपका इनहिबिटरी टायरोसिन रेसिड्यू फॉस्फोरिलेट होता रहा तो आपके आगे सेल डिवीजन में आगे आपकी सेल साइक्लिन नहीं बनेगी, और मैम आपकी पहले इफेक्टिव इसको नहीं होगी। इनहिबिट तो कौन कर रहा है? क्या बोल इसको रहे हो? इनहिबिट को टायरोसिन जो है, इसको इनहिबिट कौन कर रहा है? WEE, प्रोटीन और टायरोसिन काइनेज WEE। और फॉस्फोराइलेट कौन कर रहा है फिर? ये अगर ये काइनेज है तो फॉस्फोरिलेट कौन करता है? यही करेगा ना। मैम ये कंफ्यूजन हो रही है कि इनहिबिट कौन कर रहा है और फॉस्फोराइलेट कौन कर रहा है। मेरी बात सुनो, WEE है, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन टायरोसिन काइनेज का फंक्शन है। काइनेज का काम क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन करना। यस इनहिबिट क्या मैम। है? ये टायरोसिन कैसे काम करता है?
इनिबिटरी काम करता है। ये जो टायरोसिन रेजिड्यू है ये इनिबिटरी काम क्यों कर रहा है कि जब भी इसके ऊपर फॉस्फोरिलेशन होगी ये साइक्लिन बी को एक्टिवेट नहीं होने देगा। मेरी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। ये जो टायरोसिन है ये क्या करेगा, टायरोसिन ये अगर ये फॉस्फोरिलेट हुआ टायरोसिन तो ये आगे साइक्लिन बी को एक्टिवेट नहीं होने देगा। और इसको फॉस्फोरिलेट कौन करता है, वी प्रोटीन। इसके पास ये काइनेज एक्टिविटी है। ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा साइक्लिन बी क्या करे, एक्टिवेट करे। तो मेरा कौन सा प्रोटीन आएगा, CDC25। इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एक्टिविटी। इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, फॉस्फेटेज की एक्टिविटी है। ये जो Y15 के ऊपर फॉस्फेट लगा है इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। और साथ में ये आगे T161 जो है उसकी क्या करवा देगा, फॉस्फोरिलेशन भी करवा देगा। जिससे क्या होगा आपका जो ये मैम अब एक डाउट है, जो CDC25 फॉस्फेटेज है वो तो हाँ जी? फॉस्फेट रिमूव CDC25 एक मिनट बताती हूँ। देखो CDC425 ने फॉस्फेटेज ने टायरोसिन फॉस्फेट निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्रोटीन आएगा CAK। यहाँ पे आपको प्रोटीन आएगा CAK, वो किसको फॉस्फोरिलेट कर देगा, आपका थ्रेओनिन का 161 को। यस मैम ठीक है। CAK का मतलब होता है CDK एक्टिवेटेड काइनेजेस। ठीक है, CDK एक्टिवेट काइनेज, वो किसको फॉस्फोरिलेट कर देगा, थ्रेओनिन के 161 को। और अब आपका CDK जो 1 इनएक्टिव था वो किसमें खा जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में। और क्या मेनली आपका क्या साइक्लिन बी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपका एक्टिवेट हो गया, आपकी साइक्लिन बी क्या हो चुकी है, आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। और अभी क्या करेंगे, टारगेट प्रोटीन को क्या करेंगे, आगे जाके काम करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आगे सेल को जाना है या नहीं जाना है। दोबारा से सुन लीजिए, माइटोटिक साइक्लिन है और CDK। माइटोटिक साइक्लिन हमारी कौन सी होती है, साइक्लिन बी। ये दोनों अभी इनएक्टिव है। वी प्रोटीन क्या करेगा, जो मेरा इनिबिटरी टायरोसिन रेजिड्यूज को क्या कर देगा, फॉस्फोरिलेट। पर मेरा CDC25 की उसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी उस फॉस्फेट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर मेरा बाहर से क्या आएगा, CDK एक्टिवेटेड काइनेजेस, वो किसको एक्टिवेट करेगा, T161 को। जैसे वो उसको फॉस्फोरिलेट करेगा, हमारी जो इनएक्टिव वाली ये थी वो किसमें चेंज हो जाएगी, एक्टिव वाले में। ठीक है, और मेरा माइटोटिक साइक्लिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब मेरा माइटोटिक साइक्लिन एक्टिवेट होगा तो वो क्या क्या फंक्शन करता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहां तक बताओ अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों। क्लियर है मैम। सभी को क्लियर होगी ये बात? यस मैम। ठीक है, अब मेरा क्या एक्टिवेट हो गया है, मेरा माइटोटिक साइक्लिन एक्टिवेट हो चुका है। उसका क्या फंक्शन होता है, मैं मिटा दूं इस सारे को? यस मैम। जैसे मेरा माइटोटिक साइक्लिन एक्टिवेट हुआ, माइटोटिक CDK कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पूरा एक्टिव हो चुका है ये। अब इसके डिफरेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, मेनली क्रोमोसोम की कंडेंसेशन करवाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम की करवाएगा, कंडेंसेशन कराएगा, न्यूक्लियर इनवेल्व को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ये सारे काम कौन से में होते हैं, आपके प्रोफाज में, पता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको। यस मैम। असेंबली ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सब कुछ न्यूक्लियोलस क्या है आपका, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका ये सारा क्या है होना शुरू हो जाएगा, लास्ट में आपकी क्या होती है, ये सारे क्रोमोसोम किसके ऊपर आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट में आ जाएंगे, इक्वेटोरियल इसमें। तो ये सारे काम कौन करवाता है आपका, माइटोटिक CDK कॉम्प्लेक्स। ये सारे काम कौन करवाता है आपका, माइटोटिक CDK कॉम्प्लेक्स। यहां तक क्लियर हुआ, बोलो।